हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका कॉम्पिटिटिव स्टडी में। जैसा कि पिछली जो वीडियो है आपने उस पर देखा, हिंदी का जो फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि भाषा का हमारा जो विकास है वो कैसे हुआ। कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा, भाषा की कुछ लिपि के बारे में हमने पढ़ा। उसके अंतर्गत ही हमने बात करी थी देवनागरी लिपि की। तो दोस्तों, आज जो देवनागरी लिपि है उसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। उसी प्रकार आज की वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे देवनागरी लिपि में विभिन्न तत्वों का ज्ञान। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, काग कश्मीरी, नेपाली, गालिब, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संताली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, जिपुरिया, मणिपुरी, रोमन और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। हिंदी भारतीय गणराज्य राज्य की और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 1998 में मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते हैं उसमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया गया है। ये कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ बताया था कि हिंदी को तीसरा स्थान दिया जाता है सन 1998 में मातृभाषा की संख्या की दृष्टि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। किसी भी चीज़ की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार जो देवनागरी लिपि है उसकी भी क्या है, अलग अलग विशेषताएं हैं। यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे जो पहला उल्लेख है दोस्तों वो 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है, नागरी नाम के संबंध में। मतैक नहीं है। कुछ लोग इसका कारण नगरों में प्रयोग को बताते हैं। यह अपने आरंभिक रूप में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती थी। इसका वर्तमान रूप 9वीं-10वीं शताब्दी में मिलने लगता है। भाषा विज्ञान की शब्दावली में यह एक अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। यह विश्व में प्रचलित सभी लिपियों की अपेक्षा अधिक पूर्णतर है। इसके लिखित और उच्चरित रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रत्येक ध्वनि संकेत यथावत लिखा जाता है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रमस्थता विन्यास भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर व्यंजन कोमल, कठोर, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थि, उष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं। एक मत के अनुसार देवनगर काशी में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। भारत तथा एशिया के अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग हैं, पर उच्चारण व वर्णक्रम आदि देवनागरी के ही समान है, क्योंकि वो सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इन लिपियों को परस्पर आसानी से लिप्यंतरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है। अगर हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के इतिहास के बारे में, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं और 9वीं शताब्दी में मिलने लग जाते हैं। टया में इसके कुछ लेख पहले से मिलते हैं, वहाँ यह नंदी नागरी की कहलाती थी। ठीक है, नंदी नागरी कहलाती थी। जो नागरी नाम के व्युत्पत्ति एवं अर्थ के बारे में पुराविद हैं वो एकमत नहीं है। ललित विस्तर की 64 लिपियों के नागलिपि नामक नाम मिलता है, किंतु ललित विस्तर दूसरी शताब्दी की नागलिपि के
पर नागरी लिपि का नामकरण संभव नहीं जान पड़ता। एक अन्य के अनुसार गुजरात ब्राह्मण द्वारा सर्वत्र प्रयोग किए जाने वाले कारण इसका नाम नागरी पड़ा। यह मत भी सुधार नहीं प्रतीत होता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बाकी नगर तो केवल नगर ही हैं, देवनगरी हैं, और वहाँ इसका प्रचार होने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। इसको स्वीकार करने में कई अड़चनें थी। एक मत अन्य मत के अनुसार नगरों में प्रचलित होने के कारण माई नगरी इसे कहा गया। इस मत को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है। दक्षिण के विजयनगर जाऊं के दानपत्रों की लिपि को नदी नागरी का नाम दिया गया है। यह भी संभव है कि नदी नगर महाराष्ट्र की लिपि होने के कारण इसके लिए नागरी का नाम अस्तित्व में आया। पहल पहल विजयनगर राज्य के लेखों में नागरी लिपि का व्यवहार देखने को मिलता है। बाद में उत्तर भारत में भी इसका प्रचार हुआ तो नंद की तरह यहाँ देव शब्द इसके पहले जोड़ दिया गया। अब तो यह नागरी और देवनागरी शब्द उत्तर भारत में 8वीं सदी से आज तक दिए गए प्राय सभी लेख की लिपि शैलियों के लिए प्रयुक्त होता है। 10वीं शताब्दी में पंजाब और कश्मीर में प्रयुक्त शारदा लिपि नागरा की बहन थी और बांग्ला लिपि को हम नागरी की पुत्री नहीं तो बहन मान सकते हैं। आज समस्त उत्तर भारत में और नेपाल में भी और संपूर्ण महाराष्ट्र में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के लिए देवनागरी का क्या महत्व है। भारतीय भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत की प्राय सभी प्रमुख भाषाओं उर्दू और सिंधु को छोड़कर सभी लिपियां ब्रह्म लिपि से उद्धृत हैं। देवनागरी ब्रह्म लिपि की सबसे व्यापक, विकसित और वैज्ञानिक लिपि है, जो भारतीय भाषाओं की सहोदरा लिपि होने के नाते इन सब के बीच स्वाभाविक रूप से संपर्क लिपि का कार्य कर सकती है। यदि हम इन भाषाओं के साहित्य को उनकी अपनी अपनी लिपियों के अलावा एक समान लिपि देवनागरी लिपि में भी उपलब्ध करा दें तो इन भाषाओं का साहित्य अन्य भाषियों के लिए भी सुलभ हो सकेगा। नागरी लिपि इन भाषाओं के बीच सेतु का कार्य कर सकेगी। इसीलिए आधुनिक युग के हमारे अग्रणी नेताओं, प्रबुद्ध विचारकों और मनीषियों ने राष्ट्रीय एकता के लिए देवनागरी के प्रयोग पर बल दिया था। निश्चय ही ये सभी विचारक हिंदी क्षेत्र के नहीं थे, अपितु तो इतर हिंदी प्रदेश के ही थे। उनका मानना था कि भावनात्मक एकता की दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का होना आवश्यक है और यह लिपि केवल देवनागरी हो सकती है। श्री केशवानंद पेठे, राजा राम मोहन राय, शारदाचरण मित्र ने नागरी लिपि के महत्व को समझते हुए देश भर में इसके प्रयोग को बढ़ाने की आवाज़ उठाई थी सर्वप्रथम। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि के महत्व को स्वीकार करते हुए यहाँ तक कहा था, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी देगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भाषाएं सिर्फ देवनागरी में ही लिखी जाएं। ठीक है, ये कहना किसका था दोस्तों? आचार्य विनोबा भावे का। सभी लिपियां नहीं थे, अपितु के लिए उठे राजा राम चले, लेकिन साथ साथ देवनागरी का भी प्रयोग किए जाने लगा। विनोबा जी नागरी ही नहीं नागरी भी चाहते थे। उन्हीं की सप्रेटा से 1975 में नागरी लिपि परिषद की स्थापना हुई, जो भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जो नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में लगी है। सन 1961 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी इस सिफारिश की गई कि भारत की सभी भाषाओं के लिए एक लिपि अपनाना वांछनीय है। इतना ही नहीं, ये सब भाषाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी का काम करेगी और देश के एकीकरण में सहायक होगी। भारत की भाषाई स्थिति में यह जगह केवल देवनागरी ले सकती है। 16-17 जनवरी 1960 को बेंगलोर में आयोजित ऑल इंडिया देवनागरी कांग्रेस में श्री अनंत सैनम आयंगर ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी को अपनाए जाने का समर्थन किया था। क्या नाम है उनका? अनंत सैनम आयंगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कैसे हुआ।
दोस्तों, देवनागरी का विकास उत्तर भारतीय ऐतिहासिक गुप्त लिपि से हुआ। हालांकि अंतर्निहित ब्राह्मणी वर्णाक्षर से हुई, जिससे सभी आधुनिक भारतीय लिपियों का जन्म हुआ है। ठीक है। शताब्दी से इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके परिपक्व स्वरूप का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलानी, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि भाषा होती है, जबकि लिपि दृश्य होती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ठीक है। भारत की जो सभी लिपियां हैं कहाँ से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी बीसी का है, जो कि बौद्धकालीन है। गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी के दो भेद थे, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। दक्षिण ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु मलयालम लिपि का विकास हुआ है। साथ ही साथ बात करें नागरी लिपि का प्रयोग काल जो माना जाता है 8वीं और 9वीं सदी माना जाता है। 10 से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो शाखाएं मिली हैं, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि के रूप में इसका विकास कैसे हुआ, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया था। बात करते हैं जॉन गिल क्राइस्ट। ठीक है, जॉन गिल क्राइस्ट। हिंदी भाषा और फारसी लिपि का घालमेल फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 से 1854 की देन थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदुस्तानी विभाग के सर्वोत्तम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ थीं, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली व हिंदवी शैली। वे फारसी शैली को ध्रुव तथा हिंदवी शैली को गंवार मानते थे। ठीक है, किंतु उसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी, वो फारसी लिपि में लिखी जाती थी। गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के नाम पर असल में उर्दू का ही प्रचार किया था। इन्होंने क्या किया, केवल उर्दू का प्रचार किया हिंदुस्तान के नाम पर। फिर आए विलियम प्राइसिस। 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में विलियम प्राइस की नियुक्ति हुई थी। उन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदी पर बल दिया। प्राइस ने गिलक्राइस्ट द्वारा जनित भाषा संबंधी भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन प्राइस के बाद कॉलेज की गतिविधियों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इसी बीच अदालत संबंधी विज्ञप्ति 1837 आई। वर्ष 1830 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के द्वारा अदालतों में फारसी के साथ साथ देसी भाषाओं को भी स्थान दिया गया। वास्तव में इस विज्ञप्ति का पालन 1837 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। इसके बाद बंगाल में बांग्ला भाषा और बांग्ला लिपि प्रचलित हुई। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में भाषा के रूप में तो हिंदी का प्रचलन हुआ, लेकिन लिपि के मामले में नागरी लिपि के स्थान पर उर्दू लिपि का प्रचार किया जाने लगा। इसका मुख्य कारण अदालती अमलों की कृपा तो थी ही, साथ ही मुसलमानों ने भी धार्मिक आधार पर जी जान से उर्दू का समर्थन किया और हिंदी को कचहरी से नहीं, शिक्षा से भी निकाल बाहर करने का आंदोलन चालू किया। सन 1857 के विद्रोह के बाद हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक विरोध में ही सरकार अपनी सुरक्षा समझने अतः भाषा के क्षेत्र में उनकी नीति भेदभावपूर्ण हो गई। अंग्रेज विद्वानों के दो हो गए, दोनों ओर से पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए। नागरी लिपि और हिंदी तथा फारसी लिपि और उर्दू का अभिन्न संबंध हो गया, अतः दोनों के पक्ष विपक्ष में काफ़ी विवाद हुआ। राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद का लिपि संबंधी प्रतिवेदन 1868 ईस्वी में फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास राजा श्री प्रसाद का
1868 ईस्वी में उनकी लिपि संबंधी प्रतिवेदन मेमोरंडम कोड कैरेक्टर इन अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से आरंभ हुआ। किससे आरंभ हुआ? मेमोरंडम कोड कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से आरंभ हुआ। उसके बाद दोस्तों जॉन सोर, एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक जॉन सोर ने फारसी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त की थी और न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर एस्ले के आदेश आए जो सन 1870 ईस्वी और 1873 ईस्वी में आए। वर्ष 1870 ईस्वी में गवर्नर एस्ले ने देवनागरी के पक्ष में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि फारसी पुरुष उर्दू नहीं लिखी जाए बल्कि ऐसी भाषा में लिखी जाए जो एक कुलीन हिंदुस्तानी फारसी से पूर्णतः अभिनय रहने पर भी बोलता है। वर्ष 1873 में बंगाल सरकार ने यह आदेश जारी किया कि पटना, भागलपुर तथा छोटा नागपुर डिवीजनों के न्यायालयों व कार्यालयों में सभी विज्ञप्तियाँ तथा घोषणाएं हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में ही की जाएं। उसके बाद वर्ष 1881 ईस्वी तक आते जाते उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रांतों बिहार, मध्य प्रदेश में नागरी लिपि और हिंदी प्रयोग की सरकारी आज्ञा जारी हो गई तो उत्तर प्रदेश में नागरी आंदोलन को बड़ा नैतिक प्रोत्साहन मिला। प्रचार की दृष्टि से वर्ष 1874 ईस्वी में मेरठ में नागरी प्रकाश पत्रिका प्रकाशित हुई। वर्ष 1881 ईस्वी में देवनागरी प्रचारित तथा 1888 ईस्वी में देवनागरी गजट पत्र प्रकाशित हुए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारतीय हरिश्चंद्र ने नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की और वे इसके प्रतीत और नेता माने जाने लगे। उन्होंने 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग के प्रश्न पत्र का जवाब देते हुए कहा, सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग होता है। यही ऐसा देश है जहाँ न तो अदालती भाषा शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। उसके बाद पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदुस्तान का नारा लगाना शुरू किया। 1893 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रश्न खड़ा कर दिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, व मदन मोहन मालवीय नागरी प्रचारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1893 में हुई। नागरी प्रचार व हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई। सर्वप्रथम इस सभा ने कचहरी में नागरी लिपि का प्रवेश कराना ही अपना मुख्य कर्तव्य निश्चित किया। सभी ने नागरी कैरेक्टर नामक एक पुस्तक अंग्रेजी में तैयार की जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि की अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला गया था। मालवीय के नेतृत्व में 17 सदस्य का प्रतिमंडल लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडॉनल्ड को याचिका का मेमोरियल देना। मालवीय ने एक स्वतंत्र पुस्तक का कोड कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1847 ईस्वी में लिखी, जिसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। कौन सी पुस्तक थी? कोड कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इस पुस्तक का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्ष 1898 ईस्वी में प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर के काशी आने पर नागरी प्रचारिणी सभा का एक प्रभावशील प्रतिनिधिमंडल मालवीय के नेतृत्व में उनसे मिला और हजारों हस्ताक्षरों से युक्त एक मेमोरियल उन्हें दे दिया। यह मालवीय जी का ही अथक प्रयास था कि 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को गवर्नर साहब ने समान अधिकार दे दिया। सरकार का यह ही था, इसमें हिंदी को अधिकार पूर्ण सम्मान नहीं चलाई गई थी। केवल हिंदी भाषी जनता के लिए इसका श्रेय तो है, कचहरी में स्थान दिलाना विवादास्पद है। अधिकांश विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध मानते हैं। इसीलिए अदालतों में नागरिक के प्रवेश का श्रेय मालवीय जी को दिया जाता है। इन तमाम प्रयत्नों का शुभ परिणाम यह हुआ कि 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को गवर्नर साहब ने फारसी के साथ नागरिक को भी अदालत कचहरियों में समान अधिकार दे दिया।
सरकार का प्रस्ताव हिंदी के स्वाभिमान के लिए संतोषप्रद नहीं था। इसमें हिंदी को अधिकारपूर्ण सम्मान नहीं दिया गया था, बल्कि हिंदी के प्रति दया दिखलाई गई थी। केवल हिंदी भाषा जनता के लिए संविधान का प्रबंध किया गया था। फिर भी इतना श्रेय तो है ही कि कचरे में स्थान दिला सका और एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिसके बल पर 20वीं सदी में राष्ट्रीय लिपि के रूप में उभर कर ये सामने आ सकी। कह सकते हैं मालवीय जी का जो योगदान था यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। बात करते हैं देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। अधिकांश विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व के आने के तुरंत बाद इसने देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। बात करते हैं देवनागरी लिपि के गुण क्या है दोस्तों। गुणों की बात करते हैं एक एक करके। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत यहाँ पर होता है। एक वर्ण संकेत के लिए अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का नाम होता है। मुख्य वर्ण नहीं होता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। वर्णमाला के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्रयोग बहुत व्यापक है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, मराठी हो, नेपाली हो, ठीक है। वहाँ की एकमात्र ये लिपि है। भारत की अनेक लिपियों के निकट है। इसके दोष भी हैं दोस्तों, कहीं जहाँ कुछ न कुछ फ़ायदे होते हैं उसके कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान क्या है वो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर 403 वर्णों के कारण टंकण मुद्रण में इसकी कठिनाइयाँ होती हैं। शिरोरेखा रेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए अनावश्यक वर्ण अधिकांशतः कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता। द्विरूप वर्ण होते हैं जैसे ग्यो, छ, त, त्र, छ, झ, रा, ण, स, ठीक है। समरूप वर्ण होते हैं जिसमें भ्रम होना निश्चित है, जैसे ख में र, व, का, चौ में ध का, म में भ का, इस सब का भ्रम होते रहता है। वर्णों के संयुक्त करने का कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग में एकरूपता का अभाव है। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। वर्णों के संयुक्तिकरण में रॉ के प्रयोग को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये सब देवनागरी लिपि के दोष हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आज की यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी या पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। आपके लाइक और कमेंट ही वीडियो बनाने को प्रेरित करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर, आपकी जो लाइक्स हैं वो उतना अच्छा मैटर बनवाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक जो है हिंदी से रिलेटेड नहीं छूटे। आज हमारी क्लास 2 थी, इसके अंतर्गत हमने देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ा है। पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, भाषा क्या होती है। ये हमारा, आप अगर सिलेबस देखेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है या यूटेट सीटेट वगैरह जो एग्ज़ाम है वहाँ हिंदी जो पूछी जाती है, ऐसा ही कुछ सिलेबस वहाँ पे है। तो हम बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस चल रहे हैं। आपका सहयोग यहाँ होना यहाँ पे ज़रूरी है। आपके सहयोग करना कैसे है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए। गुड बाय।